नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। असम के डिब्रूगढ़ में बिजली कटौती से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि दिन में कई बार बिजली की कटौती की जाती है, जिससे कारोबारियों का कारोबार ठप हो जाता है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस हो या बीजेपी बिजली की समस्या का समाधान कोई नहीं करता है, सिर्फ एक दूसरे पर आरोपबाजी की जाती है। गौरतलब है कि कई साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ में ऊपरी असम के प्रथम गैस इंसुलेटेड विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा था कि गुवाहाटी की तरह ही डिब्रूगढ़ को भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में ये प्रकल्प अहम भूमिका निभाएगी। जिस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है, वहां उन्नति भी अत्यधिक होती है। उन्होंने ये भी कहा था कि पहले डिब्रूगढ़ वासियों को बिजली आपूर्ति में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब 7.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस अत्याधुनिक विद्युत उपकेंद्र के कारण अब लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सारे दावे अब हवाई नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि क्या डिब्रूगढ़ वासियों को बिजली की समस्याओं से निजात मिल पाएगी। नेता चुनाव के पहले काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चुनाव के बाद ये हो जाएगा, वह हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक का बोलिए, इलेक्ट्रिक आज तक पूरी तरह से 24 घंटा हमें नहीं मिलती है। 2 घंटा आधे घंटा काटते रहते हैं। जबकि चुनाव के पहले ये कहा गया था, ये आपके यहाँ पर 24 घंटे इलेक्ट्रिक मिलेगी। प्लस उन्होंने बोला था गुवाहाटी स्मार्ट सिटी की तरह यहाँ की इलेक्ट्रिक लाइनें भी अंडरग्राउंड कर दी जाएगी, जो आज तक नहीं हो पाई। पूरे असम के डिब्रूगढ़ में बिजली कटौती से डिब्रूगढ़ वासी परेशान। नेताओं के वादे हुए हवा। आपको बता दें कि चुनाव आते ही नेता मतदाताओं को लुभाने वादे से अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाते हैं, तो सत्ता में आने के बाद उनके वादे भी हवा हो जाते हैं। डिब्रूगढ़ वासियों के जवान पर आज ये चर्चा जोरों पर है, क्योंकि स्थानीय नेताओं ने डिब्रूगढ़ वासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहने का वादा शहर के मारवाड़ी पट्टी में ऊपरी असम के प्रथम गैस इंस्टॉलेटेड विद्युत उपकेंद्र को शुरू करते हुए कही थी, पर उनकी सभी बातें पानी के बुलबुले ही साबित हुई है। बदलते क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग से आज पूरी दुनिया जूझ रही है। दिन प्रतिदिन प्रदूषण का खतरा इतना बढ़ता जा रहा है कि इसका सीधा असर जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी। बिगड़ता पर्यावरण हर किसी को प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण से लड़ती दुनिया के बीच संयुक्त राष्ट्र ने 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस की नींव रखी, ताकि सब एक साथ मिलकर पर्यावरण को शुद्ध कर सकें। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर असम के डिब्रूगढ़ में वृक्षारोपण किया गया, जहां जिले के संवाददाताओं ने एटी रोड स्थित स्थायी कार्यालय पर मिलकर लोगों को जागरूक करते हुए पौधरोपण किया। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ह्यूमन एनवायरनमेंट पर स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी, जिसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था। सभी ने एक धरती के सिद्धांत को मान्यता देते हुए हस्ताक्षर किए। इसके बाद 5 जून को सभी देशों में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। भारत में 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। जो परिवेश है वो परिवेश प्रदूषण हो गया है, इसीलिए 1974 से सारा विश्व वर्ल्ड कम से कम 100 से अधिक वो कंट्री ने 74 से ये दिवस मना गया है। इसीलिए आज 5 तारीख को हम लोग भी डिब्रूगढ़ प्रेस क्लब का जितना सम्मानीय सदस्य है, सब सदस्य यहाँ इकट्ठा होके ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण के भारत के प्रयास
बहुआयामी रहे हैं। भारत ये प्रयास तब कर रहा है जब क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका न के बराबर है। उन्होंने कहा कि विश्व के बड़े आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन उन्हीं के खाते में जाता है। साथ ही कहा कि इस साल के बजट में हमने तय किया है कि गंगा के किनारे बसे गांव में नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे। नेचुरल फार्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर बनाएंगे। इससे हमारे खेत तो केमिकल फ्री होंगे ही, नमामि गंगे अभियान को भी नया बल मिलेगा। विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सोइल हेल्थ कार्ड देने का बड़ा अभियान चलाया गया। हम कैच द रेन जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण से देश के जन जन को जोड़ रहे हैं। इस साल मार्च में ही देश ने 13 बड़ी नदियों के संरक्षण का अभियान भी शुरू हुआ है। इसमें पानी में प्रदूषण कम करने के साथ साथ नदियों के किनारे वन लगाने का भी काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों का फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सोइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उन्हें कैसे बचाएं। तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे पहुंचाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें। और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी को जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे कैसे रोकें। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के अनावरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम की प्रचार सामग्री में पृथ्वीराज चौहान को राजपूत सम्राट बताने पर गुर्जर समाज के कुछ लोग सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के आमंत्रण के लिए सोशल मीडिया पर वायरल की गई सामग्री में पृथ्वीराज चौहान को राजपूत सम्राट लिखा गया है, लेकिन गुर्जर समाज के लोग चौहान की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को राजपूत शब्द से जोड़ने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल शामली जिले के गड़ी पुख्ता थाना इलाके में दुल्ला खेड़ी गांव में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का 7 जून को अनावरण किया जाना है। गांव वालों ने मूर्ति के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए भी खर्च किए हैं, लेकिन अनावरण कार्यक्रम के लिए तैयार करवाए गए बैनर, पोस्टर आदि में पृथ्वीराज चौहान को राजपूत सम्राट लिखा गया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बाकायदा अभियान भी छेड़ दिया गया है। शामली पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शिकायतों का भरमार हो गया है। अब गुर्जर समाज के लोग कार्यक्रम को रद्द करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजकों में शामिल दुल्लाखेड़ी गांव के सीटू राणा ने बताया कि सोशल मीडिया पर गुर्जर समाज द्वारा किए जा रहे विरोध की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सभी जिम्मेदार लोगों की सहमति से नए बैनर तैयार किए गए हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हिंदू हृदय सम्राट की संज्ञा दी गई है, जो किसी भी जाति और बिरादरी से प्रेरित नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 50 साल के हो गए हैं। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने गंगा आरती के दौरान बुलडोजर आरती कर सीएम योगी का जन्मदिन मनाया। वहीं अयोध्या में भी भव्य आयोजन की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी, बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ को डायनामिक मुख्यमंत्री बताया और जन्मदिन की बधाई देते हुए तारीफ भी की। पीएम मोदी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ है। योगी ने राज्य में प्रो पीपल गवर्नेंस सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। वहीं बसपा की प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी ट्वीट कर सीएम योगी को जन्म दिवस की बधाई दी है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। उन्होंने अपनी ट्वीट में सीएम योगी के लंबे जीवन की भी कामना की है। सीएम योगी के जन्मदिन पर राम की नगरी अयोध्या में भी भव्य आयोजन की तैयारी है। वहीं इस मौके पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के विधायक बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने राम कथा पार्क में भव्य आयोजन का ऐलान किया है। प्रतीक भूषण सिंह ने सीएम योगी का जन्मदिन मनाने के लिए 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि इस आयोजन में अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बस्ती,
संत कबीर नगर के लोग जुटेंगे। अस्सी घाट पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने गंगा आरती के समय बुलडोजर की भी आरती कर सीएम योगी का जन्मदिन मनाया। बुलडोजर के साथ सीएम योगी का आदमकद कटआउट भी लगाया गया था। देश में अलग अलग जगह चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे 15 जून को अयोध्या का दौरा करेंगे। शिवसेना राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ये जानकारी दी है। वहीं आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे पर बात करते हुए संजय राउत ने कहा है कि ये दौरा किसी एजेंडे के तहत नहीं है, किसी प्रकार का राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। इसके अलावा कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं पर बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि कश्मीर एक बार फिर जल रहा है और स्थिति नियंत्रण से बाहर है। कश्मीर के हजारों पंडित अब घाटी छोड़कर अपने ही देश में निर्वासित हो रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? उन्होंने आगे कहा कि कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार कश्मीरी पंडितों के साथ रहेगी और उनकी मदद करेगी। संजय राउत ने आगे तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के 2 प्रमुख लोग फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं, कभी पृथ्वीराज चौहान की प्रमोशन कर रहे हैं तो कभी कश्मीरी फाइल्स का। उन्होंने कहा कि बीते दिनों कई सुरक्षाकर्मी देश की रक्षा के दौरान मारे गए हैं, इनमें मुस्लिम सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने को लेकर आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वो कश्मीरी पंडितों के लिए जो भी संभव होगा करेंगे। उद्धव ठाकरे का कहना है कि वो किसी भी हालत में कश्मीरी पंडितों को अधर में नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हालिया हत्याओं पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र और प्रदेश की जनता कश्मीरी पंडितों और वहां के रह रहे हिंदुओं के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। उनके अनुसार वो कश्मीर में रह रहे हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों के परिवार की मदद के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। बांग्लादेश में एक कंटेनर डिपो में भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में एक निजी कंटेनर डिपो में विस्फोट के कारण लगी भीषण आग में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई। वहीं आग लगने से 450 से अधिक लोग घायल भी हो गए। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की ये घटना शनिवार की रात चटगांव के सीताकुंडा उपजिला के कदमरासुल इलाके में हुई। यहाँ स्थित बीएम कंटेनर डिपो में आग लगने के बाद कम से कम 35 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। हादसे में जख्मी हुए लोगों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कंटेनर डिपो में आग लगने के बाद कई विस्फोट हुए, जिसमें कम से कम 35 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि पुलिस और दमकल कर्मियों समेत सैकड़ों लोग झुलस भी गए। ढाका ट्रिब्यून ने रेड क्रिस्टियंस यूथ चटगांव के स्वास्थ्य और सेवा विभाग के प्रमुख इस्ताकुल इस्लाम के हवाले से कहा है कि इस घटना में लगभग 450 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कम 350 सीएमसीएच में हैं। बांग्लादेश अग्निशमन सेवा के सूत्रों के अनुसार कंटेनर डिपो में आग की घटना के दौरान उनके 3 कर्मचारियों की भी मौत हो गई। मृतकों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए लगभग 19 अग्निशमन यूनिट काम कर रही थी। वहीं 6 एम्बुलेंस भी मौके पर उपलब्ध थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। फिलहाल घायलों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।